अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था। इसके कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर द कंडीशंस आर y of 0 is -1 and y prime of 0 is 2। तो अगर हम ये इक्वेशन देखें सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी जो ऑक्सिलरी हमारे पास इक्वेशन बनती है वो बनती है 4m² m + 17 = 0। इसके हमने रूट्स फाइंड आउट किए तो m1 ये आ गया हमारे पास, m2 ये। इसका मतलब है जो हमारे पास इसमें सॉल्यूशन की फॉर्म है वो क्या बनती है। अगर इसमें आइडेंटिफाई करें तो अल्फ़ा क्या आता है -1/2, बीटा क्या आता है 2। अब पता है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ रहे हो तो आपके पास जो सॉल्यूशन की फॉर्म है वो क्या होती है, y = e⁴x cos βx प्लस c1 cos βx प्लस c2 sin βx। अब अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या है, -1/2, तो आपके पास ये आता है -x/2। c1 cos बीटा क्या है 2, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये हमारे पास जो इसकी सॉल्यूशन है उसकी फॉर्म आ गई। अब ये जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास 7 कंडीशंस भी मेंशन है। जब आपके पास कंडीशंस भी हैं तो इसका मतलब है आप कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसी इक्वेशन के अंदर अगर आप देखो y of 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर राइट हैंड साइड पे 0 तो ये हमारे पास 1 हो जाता है। c1 cos 0 1 तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 sin 0 0। y of 0 हमारे पास -1 था तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है y प्राइम ऑफ 0। उसके लिए हमें इस जो इक्वेशन का क्या डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये आ जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो अब ये जो टर्म्स हैं इसके ऊपर हमारे पास क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। उसके बाद आप क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे कंडीशन। तो y प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, e की -x/2। फर्स्ट का डेरिवेटिव जब आपने लिया तो -x/2 एक्सपोनेंशियल वैसे ऊपर पावर का आपने डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाता है -1/2 7। सेकेंड हमारे पास जो टर्म है वो हम ये ले रहे हैं cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये हमारे पास एज इट इज़ आ गई। प्लस अब आपके पास फर्स्ट टर्म वैसे e -x/2 और सेकेंड का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आ जाता है नेगेटिव कोस, ये आ जाएगा 2 sin 2x प्लस हमने यहाँ पे जो आपके पास है c1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है -1 ये वाली, c प्लस 2c2 cos 2x। अब यहाँ पे ये हमारे पास y प्राइम ऑफ x है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की y प्राइम ऑफ 0 तो ये आपके पास -1/2 टर्म आ जाएगी। ये -1 आएगा और ये 0 तो ये आ जाएगा -1/2। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 0 तो ये 1 आ जाएगा। ये टर्म 0
और ये आपके पास आ जाएगा +2c2। तो नेक्स्ट आप के पास ये बन गया y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2c2 + 1/2। इसको y प्राइम ऑफ 0 गिवन है 2 के इक्वल है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास c2 की वैल्यू आ जाती है 3/4। तो ये हमारे पास दोनों अब जो कॉन्स्टेंट्स अपीयर हो रहे थे सोल्यूशन में उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट हो गई हैं। इसको आपने सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास किस किस्म का है तो हम देख सकते हैं कि ये सोल्यूशन हमारे पास ऑसिलेटरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ये हम देख सकते हैं जो आपके पास फिगर इसके सोल्यूशन कर्व की मेंशन है उसकी वजह से देख सकते हैं फिगर 4.3.1 कि आपके पास ये जो सोल्यूशन है वो ऑसिलेटरी बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इस सोल्यूशन की जो इक्वेशन है उसको देखें तो आप देख सकते हो कि अगर आप x की वैल्यू को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवाते हो तो बेसिकली आपके पास ये जो टर्म है ये अप्रोच कर जाएगी e की नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो बेसिकली ये है 1/e की इन्फिनिटी। तो 1/e 1/∞ तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो सोल्यूशन y है 1/∞ हमें पता है किसका इक्वल होता है 0 के। तो एज अ रिज़ल्ट जो y है वो अप्रोच करेगा 0 को जब हमारे पास x जो है अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी को। तो ये इसमें इस प्रॉब्लम में बताया गया है। नेक्स्ट हमें ये भी यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हमें x की वैल्यू को नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करवाते हैं तो ये जो आपके पास टर्म है ये हमारे पास e इन्फिनिटी बन जाती है। तो इसका मतलब है आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है होता है इन्फिनिटी होता है। तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो एज अ रिज़ल्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब आपके पास x नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये इस जो प्रॉब्लम है इसमें यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। हमारे पास दो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनका हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस वर्थ नोइंग द टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशंस लें तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो m² प्लस k² इक्वल टू 0 और ये हमारे पास बनेगी m² नेगेटिव k² इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों के हमने क्रॉसपोंडिंगली रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस केस में हमारे पास जो रूट है वो आ जाएगा m1 इक्वल टू k ओटा एंड m2 इज नेगेटिव k ओटा। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है 0 है, बीटा हमारे पास k है। जो जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बन जाता है y इक्वल टू उसी के अंदर हमने x अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की y इक्वल टू e अल्फ़ा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सोल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये बन जाता है। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में सिमिलरली हमारे पास रूट्स ये आ जाती है। अब ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। उस केस में जनरल सोल्यूशन की फॉर्म हमें पता है क्या बनती है y इक्वल टू c1 e m1x प्लस c2 e m2x। तो m1 और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो सोल्यूशन की आपके पास ये फॉर्म आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर हम चूज़ कर लेते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट्स की दो वैल्यूज़ इक्वेशन 10 के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि ये हमारे पास 1/2 है, c1 c2 1/2 है तो हमारे पास जो फॉर्म है वो ये बनती है। अगर हम लेते हैं कि c1 1/2 है और c2 नेगेटिव 1/2 है तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है ये। और हमें पता है ये हमारे पास कोस हाइपरबोलिक जो कोस हाइपरबोलिक के एक्स की इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कोस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है ई एक्स प्लस ई नेगेटिव एक्स ओवर 2 के। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोस हाइपरबोलिक के एक्स की केस में यहाँ हमारे पास के आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये काम इसलिए किया कॉन्स्टेंट्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू करके
कि हम उसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है किसी जो इस केस में जनरल सॉल्यूशन की वो भी बता सकते हैं, तो वो हमारे पास ये बन जाती है। ये हमने देखा, ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हमने कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन ना के और डिफरेंट केसेस देखे जब हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स थे, रियल और इक्वल थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स थे। अब यही चीज़ें हमारे पास जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में होंगी, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में के केस में, फॉर एग्जांपल फोर्थ ऑर्डर के केस में, सो ऑन। तो ये अब हम हायर ऑर्डर केस में देखते हैं। In general, to solve an nth order differential equation where the ai's are real constants, we must solve an nth order nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन। तो हमने देखा उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमें एक जो थी सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती थी। अब इस केस में हमारे पास nth डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग। तो वो क्या बन जाएगी, an mn प्लस an नेगेटिव 1 mn नेगेटिव 1 प्लस ऑन। तो ये हमारे पास एक ऑक्सिलरी इसकी इक्वेशन है। अगर हम जो 12 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो रूट्स आ रहे होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट आ रहे हों, तो हम जो कहेंगे कि ये जो जनरल सोल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थोड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसी पैटर्न के ऊपर। अब हमारे पास nth डिग्री पोलिनोमियल है, तो उस केस में m1 से mn तक हमारे पास जो रूट्स आएंगी, तो जो सोल्यूशन की फॉर्म है वो ये बन जाएगी y इक्वल टू c1 e m1x प्लस c2 e m2x प्लस c सो ऑन प्लस cn mn x। For example, a fifth degree equation could have 5 distinct real roots or 3 distinct real roots and 2 complex roots। अगर हम देखें जो फिफ्थ डिग्री जो पोलिनोमियल होगी उसके हमारे पास या तो ऐसे हो सकता है कि आपके पास जो 5 के 5 ही रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएं, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएँ और 2 आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएं, या ऐसे हो सकता है एक रियल आ जाए 4 कॉम्प्लेक्स आ जाए, मतलब पॉसिबिलिटीज़ जो भी उसके आपके पास रूट्स की आ सकती हैं। या ऐसे भी हो सकता है 5 रियल रूट्स आ जाएं लेकिन वो हमारे पास डिस्टिंक्ट ना हो, इक्वल हो। 5 रियल रूट्स आए लेकिन 2 आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हो, बाकी जो 3 हैं आपके पास वो डिस्टिंक्ट हो। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। when m1 जब आपके पास एक रूट m1 आ रहा है वो हमारे पास हो मल्टीप्लिसिटी k का और 10th डिग्री ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, कि आपके पास वो बेसिकली रिपीटेड रूट आ रहा हो, तो आपके पास उस केस में जो सॉल्यूशंस आ रहे होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ई एक्सपोनेंशियल ऑफ m1 x इंटू, जब हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल आ रहे हो तो x इंटू ई m1 x स्क्वायर। अब nth के केस में हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमारे पास ये और ये 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ रहे होते थे जब आपके पास रियल और इक्वल रूट्स हो। अब जब nth के केस में हम चले जाते हैं तो हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आएंगे कोरस्पॉन्डिंग टू इक्वल एंड रियल रूट्स। तो इट मीन्स हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या बन जाएगा, c1 m1 x प्लस c2 x m1 x प्लस ऑन c k x k n k नेगेटिव 1 e m1 x। ये हमारे पास सेकंड एक केस आ गया जिसमें हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स थे। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं। सॉल्व दिस थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इसकी अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए तो हमारे पास उसी पैटर्न पे m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर नेगेटिव 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके हमने रूट्स फाइंड आउट किए, हमारे पास रूट्स क्या आ जाते हैं, m1 इक्वल टू 1। इसका ये आप जो इसके रूट फाइंड आउट करोगे आप साइंटिफिक डिवीजन से इसको फाइंड आउट कर लेना। देखिए हमारे पास इसका रूट आ गया है इक्वल टू -1 और जो अदर रूट्स हैं दूसरे रूट्स हैं वो हमारे पास ये आ गए हैं।
इसके जो 3 रूट्स हैं वो हमारे पास आते हैं m इक्वल टू 1 और m2 m3। अब यहाँ पे हमारे पास m1 जो है वो तो रियल और डिस्टिंक्ट है करस्पॉन्डिंग टू अदर रूट्स, लेकिन m2 और m3 हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो अब हमने जब सोल्यूशन की फॉर्म बनानी है तो हमने इनकी रूट्स को देखते हुए बनानी है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू c1 ex प्लस, अब ये हमारे पास रियल और इक्वल है तो ये हमारे पास प्लस c2 e नेगेटिव 2x प्लस c3x। अब आपके पास रियल और इक्वल के करस्पॉन्डिंग c3x e नेगेटिव 2x आ गया। तो ये हमने इसमें इस जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखना था। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जैसे पीछे भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी कि आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हो। इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन का हमने रूट्स फाइंड आउट किए उसी पैरामीटर पे, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाते हैं वो आते हैं m1 m3 एयोटा एंड m2 m4 नेगेटिव एयोटा। तो अगर हम देखें यहाँ हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं। जब हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने क्या लिखा कि हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, y इक्वल टू c1 ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा x प्लस c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव एयोटा x प्लस c3 करस्पॉन्डिंग टू दिस, ये हमारे पास एयोटा जो है रिपीटेड आ रहा है तो c3x एयोटा x प्लस c4 नेगेटिव एयोटा रिपीटेड आ रहा है। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है इसकी फॉर्म ये आ गई है। अब विद द हेल्प ऑफ फॉलोअर्स फार्मूला हमें पता है कि हम ये फॉर्म है उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास इक्वल है c1 cos x के प्लस c2 sin x के, और कॉन्स्टेंट्स को साथ हम लेबल कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी फॉर्म क्या बन जाती है कि आपके पास x यहाँ से कॉमन लिया c3 e एयोटा x प्लस c4 e नेगेटिव एयोटा x, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये इक्वल है x इंटू c3 cos x प्लस c4 sin x के। तो ये हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है इस केस में वो क्या बन जाता है, ये इससे में हमें पता चला जो एग्जांपल 4 है दैट इलस्ट्रेट्स अ स्पेशल केस व्हेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स आ रहे हो। In general, if m1 is a alpha plus iota beta, beta greater than 0 is complex root of multiplicity k। multiplicity k का मतलब है कि आपके पास जो है वो रिपीटेड रूट्स हैं k टाइम्स of an auxiliary equation with real coefficients that its conjugate m2 is equal to alpha negative iota beta is also a root of multiplicity k from the 2k complex valued solution। अब यहाँ पे 2k कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सोल्यूशन का मतलब बेसिकली ये कि अगर आपके पास उसका अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा उसकी एक रूट होगी तो आपके पास उसका कॉन्जुगेट भी एक रूट होती है, अल्फ़ा नेगेटिव एयोटा बीटा। सिमिलरली अगर उसके पास आप उसके हमारे पास जो k कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं तो आपके पास जो उसकी करस्पॉन्डिंग उसके कॉन्जुगेट भी रूट्स में आ रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास टर्म यूज़ हो रही है फ्रॉम द 2k कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सोल्यूशन। तो हमारे पास इस केस में जो आपके पास रूट्स सोल्यूशंस आ रही होंगी वो क्या होंगी, ई अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा एक्स एक्स इंटू ई अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा एक्स, सो इस तरह। अब ये हमारे पास आ गए जब आपके पास अल्फ़ा प्लस एयोटा बीटा आ रहा है। अब उसका जो कॉन्जुगेट है वो भी हमारे पास रूट में आ रहा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं उनकी फॉर्म ये बन जाती है। Thus, a linear combination of 2k linear independent solutions, तो एज अ रिजल्ट जब हम ऑलर्स फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं इसके करस्पॉन्डिंग वो क्या आ जाते हैं, ई अल्फ़ा एक्स कोस बीटा एक्स एक्स इंटू ई अल्फ़ा एक्स कोस बीटा एक्स, और यहाँ पे साथ आपके पास ई अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स करस्पॉन्डिंगली टू दिस एंड दिस। तो ये विद द हेल्प ऑफ अलर्ट्स फार्मूला जो आपके पास जनरल सोल्यूशंस आ रहे होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के वो बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन होंगे
इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के। तो यही हमारे पास कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट रूट्स के केस में था। या नेक्स्ट आपके पास इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी दी गई है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट ये अलर्स जो आपके पास फॉर्मूला है, इसमें कोई इशू हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ये जो एक्सप्लेनेशन है इससे रिलेटेड ये यहाँ पे दी गई है केस 3 के अंदर, आप किस तरह ये हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जो रूट्स आ रही है बेसिकली ये रियल और डिस्टिंक्ट है, तो उसको जो सॉल्यूशन की फॉर्म है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हमें पता है ये एओटा, ये जो फॉर्मूला है वो हमें क्या स्टेट करता है कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल ऑफ एओटा थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस एओटा थीटा के। तो कोरस्पॉन्डिंगली हमने इसमें से एक्सपोनेंशियल ऑफ एओटा बीटा एक्स को देखा और एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव एओटा बीटा एक्स को देखा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास इन दोनों को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, फिर कॉन्स्टेंट्स जो हैं इसमें मौजूद थे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की क्वेश्चन में, उसमें हमने कॉन्स्टेंट्स को वैल्यू दे दी स्पेसिफिक। तो हमारे पास एज जो जनरल सॉल्यूशन आ जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स के केस में वही आ जाता है। इसको आप लोगों ने देख लिखना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड जो आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप लोगों ने करना है क्वेश्चन 40 तक, इसके ऑड क्वेश्चंस को करना है। मज़ीद इनकी जो प्रॉब्लम्स ये 40 तक जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।